हाय दोस्तों। तो आज का बहुत ही छोटा चैप्टर लेक्चर है, जिसमें क्या है, हम एग्रीकल्चर सिलेबस के बारे में मैं थोड़ी आपको बेसिक नॉलेज दूंगा, क्योंकि हर स्टूडेंट, हर ग्रेजुएशन स्टूडेंट के लिए क्या है, अपनी सिलेबस की नॉलेज होना ज़रूरी है। ठीक है। तो आपको आयु पता है कि मैं कल 28 तारीख से अपनी क्लासों को शुरू कर रहा हूँ एग्रीकल्चर्स की। तो सभी स्टूडेंट जितने भी बीएससी या कर रहे हैं, तो उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है। और उनके फर्स्ट सेमेस्टर वालों के कुछ समय में पेपर होने वाले हैं, तो उनके लिए बहुत ही लाभदायक है, ज़रूरी अभी सब रहेगी। ठीक है, क्लासें अभी तो वो अभी से देखना शुरू करें। जैसे कि आपको मैं उसके थोड़े सिलेबस के बारे में बता दूं। जैसे कि आपका सिलेबस क्या है, फर्स्ट सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट हैं, और सब्जेक्टों को हमें से किस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है। ठीक है। और सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी नॉलेज। तो एक बात बहुत बढ़िया है कि एग्रीकल्चर में हमें क्या है, हर सेमेस्टर में क्या होता है, प्रैक्टिकल वाइवा होता है, जिसमें हमें सिर्फ 50 नंबर का ही पेपर होता है। हमें 50 नंबर में से क्या है, पास करने के लिए सिर्फ 15 नंबर 18 नंबर तक लाने होते हैं। ठीक है, 18 नंबर तक हमें पास करने के लिए लाने होते हैं, बगैर हमारे प्रैक्टिकल्स में मिल जाते हैं। तो हर बच्चे को 50 में से 18 तो ला ही सकता है। और उससे बढ़िया है कि हम और भी मेहनत करें, कुछ नहीं तो 25 नंबर तो आना ही आना है। देखो, इतना तो नॉलेज लेना ही है पढ़ के कि 25 नंबर तो ला ही सकते हैं। ठीक है। तो इसी के बारे में हमारे एग्रीकल्चर में यही बहुत अच्छा फ़ायदा है। और एक तो ये बात अच्छी है कि हमारी जो डिग्री है ना, वो एक प्रोफेसर लेवल की डिग्री है। हम ग्रेजुएशन से क्या होता है, प्रोफेसर लेवल में चले जाते हैं। और डिग्रियाँ हैं, और डिग्रियों से हमारी डिग्री क्या है एग्रीकल्चर की, बहुत ही हटके है। ठीक है। तो मैं बात कर लूँ एग्रीकल्चर सिलेबस के बारे में कि एग्रीकल्चर का जो सिलेबस है वो क्या है। ठीक है। तो एग्रीकल्चर में सिलेबस कितने हैं, सब्जेक्ट कितने हैं हमारे, फर्स्ट सेमेस्टर में 10 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, 10 सब्जेक्ट होते हैं। किसी सब्जेक्ट में, किसी में ऐसा होता है, कभी किसी यूनिवर्सिटी में, दूसरी यूनिवर्सिटी होती है, उसमें कुछ सब्जेक्ट का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। किस सब्जेक्ट में, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में अपनी दूसरी यूनिवर्सिटी में कोई सेकंड का आ गया, फर्स्ट में आ गया, फर्स्ट का सब्जेक्ट सेकंड में पहुंच गया, तो कुछ यूनिवर्सिटी में ऐसा एक्सचेंज होता है। ठीक है। तो इससे कोई घबराने की बात नहीं है कि हमारे यहाँ पर वो है। ठीक है। जैसे कि हमारे यहाँ पर यूनिवर्सिटी में वो क्या है, हायो रुको। ठीक है। तो हम बात करें एग्रोनॉमी, पहला हमारा सब्जेक्ट होता है फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी। फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी। ठीक है। एग्रोनॉमी में हम किस चीज़ को पढ़ना है और किस चीज़ की नॉलेज लेना है। ठीक है। तो उसमें हमें बहुत ही बेसिक है, ज़्यादा घबराने की बात नहीं कि बहुत हार्ड होगा, ये बहुत ही बेसिक है, हम बहुत ही आसानी से इसे समझ लेंगे। ठीक है। इसमें हमें क्या समझना है, जैसे कि हमने फसल को बोया। ठीक है। फसल को बोया, तो फसल के बोने के लिए क्या करेंगे, हम खेत को लेंगे, खेत का भू परिष्कार करेंगे। भू परिष्कार मतलब जुताई करेंगे उसमें। ठीक है। उसमें खादों को डालेंगे, उसके जो अंकुरण की जो क्षमता है, जर्मिनेशन की क्षमता जो है, उसकी जो उसके टेम्परेचर को जानना, भूमि के अंदर नमी की गुणवत्ता को देखना। ठीक है। उसकी संचार व्यवस्था को देखना, उसमें वायु संचार किस तरीके का हो रहा है। ठीक है, किस तरीके के कणाकार है, उसमें क्या है, फसलों को प्रबंध, उसकी खरपतवारों का प्रबंध, उसमें हम कौन सी खादों को दें, जैविक खादें क्यों उपयोगी हैं, रासायनिक खादें या जैविक खादें। ठीक है। जैविक खादें बनाई कैसी जाती हैं, उनको किस तरीके से, कंपोस्ट खाद क्या होती हैं। तो इस तरीके से हम क्या, इस बेसिक सी चीज़ों को क्या है, हम एग्रोनॉमी के अंदर इसमें क्या पढ़ेंगे। ठीक है। फिर हमारा दूसरा सब्जेक्ट इसमें आता है, कौन सा, जेनेटिक। जेनेटिक अनुवांशिक। अनुवांशिक में क्या होता है कि हम इसमें सेल डिवीजन पढ़ते हैं, प्लांट की सेल्स के बारे में पढ़ते हैं, उसकी कार्य करने की क्षमताएं क्या होती हैं, उसकी जो मॉडिफाई होता है, हम किस तरीके से उनमें मॉडिफाई करते हैं। जेनेटिक, हम प्लांटों के अंदर क्या है, नई नई वैरायटी को बनाने के लिए उनके अंदर कैसी मॉडिफाई करते हैं। ठीक है। तो हम ये जेनेटिक में पढ़ते हैं। तीसरा जो हमारा सब्जेक्ट होता है, फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी। ठीक है। फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी, ये अपने सिलेबस है, इसको सभी जने उतार लें। ठीक है। जिसको नहीं पता हो वो लिख सकता है। ठीक है। तो एंटोमोलॉजी होता है, एंटोमोलॉजी में क्या आता है, एंटोमोलॉजी में हम, एंटोमोलॉजी कीट विज्ञान। ठीक है। उसमें हम कीटों, इंसेक्ट के बारे में क्या है पढ़ते हैं, उसके रूपांतरण के बारे में, उसकी बॉडी सेल्स के बारे में, उसके माउथ पार्ट के बारे में पढ़ते हैं, उसकी तान जो उत्तेजनशीलता है, उसके पैरों के बारे में, उसके शरीर को, कीटों का जो शरीर होता है वो कितने खंडों में बटा होता है, उसकी नॉलेज, उसके जो जीवन चक्र होता है। ठीक है। उसके बारे में, लैब साइकिल के बारे में,
पढ़ते हैं, ठीक है। कीटों का आक्रमण फसलों पर कैसा होता है, उनके रोकने के लिए, ठीक है। तो हम इन चीज़ों को हम एंटोमोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि एंटोमोलॉजी को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम कोई रिसर्च, यदि कोई दवा दवा या डिसीज रिसर्च वाली कंपनी में गए, तो उसमें क्या है, हमें एंटोमोलॉजी की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। एंटोमोलॉजी और एग्रोनॉमी, ठीक है, जेनेटिक, इन सभी की होनी ज़रूरी है, क्योंकि हमें किसी भी, अभी हमें कीटनाशक दवा को बनाना है, तो उसके लिए क्या इंसेक्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, किस इंसेक्ट के लिए बना रहे हैं, उसकी बॉडी सेल्स किस प्रकार की, उस पर किस तरीके की, कितनी कितना केमिकल्स यूज करें कि उस इंसेक्ट पर क्या होता है, प्रभाव पड़ सके, जिससे कि उसको नष्ट किया जा सके, ठीक है, लाइफ साइकिल को रोका जा सके, ठीक है। तो इस तरीके से हम उसमें एंटोमोलॉजी में पढ़ते हैं बॉडी सेल्स के बारे में। फिर आता है हमारा फंडामेंटल्स ऑफ सोइल साइंस। सोइल साइंस में क्या होती है, उसके हम जो पृथ्वी जो होती है, जो भूमि जो होती है, उसकी आंतरिक संरचना के बारे में, उसके अंदर पोषक तत्वों के बारे में, उसकी जो कणाकार आकृति है, भूमि किस प्रकार की है, उसका पीएच के बारे में, किस भूमि में पीएच कितना होता है, कौन सी जो मृदा है वो पौधों के लिए उपयोगी है, खेती के लिए, ठीक है, कौन सी मृदा कितनी प्रोडक्शन दे सकती है, कितना उत्पादन कर सकती है, तो उसकी के बारे में हम सोयल साइंस में पढ़ते हैं, ठीक है। ये मोटा मोटा मैं आपको समझा रहा हूँ, जब कल से क्लासेस शुरू होंगी तो उसके बारे में मैं सिलेबस में बताऊंगा, किस की एग्रोनॉमी में हमें किस किस चीज़ों को मेन ज़्यादा फोकस देना है, ठीक है, और अपने पेपरों में आ सकता है। और ठीक है, और बकाया जो कुछ क्वेश्चन होंगे वो मैं एमसीक्यूज में क्या करा दूंगा पूरे, क्योंकि एमसीक्यूज में मैं इसलिए कराऊंगा क्योंकि जब आपका वाइवा होगा, वाइवा या मिड टर्म देने जाएंगे, तो आपको वहाँ पर बहुत ही क्या होगा, अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अब मैंने बात कर ली फंडामेंटल ऑफ सोइल साइंस। हमारा जो पांचवा जो सब्जेक्ट होता है उसमें फॉर्म मशीनरी एंड पावर, ठीक है। फॉर्म मशीनरी एंड पावर में क्या होता है, इसमें हम जो कृषि वाले सेक्टर्स होते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर होता है, उसमें हम किन किन मशीनरी को का उपयोग करते हैं, उन ठीक है प्रयोग करते हैं, उनके पार्टों के बारे में जानते हैं, जैसे कि ट्रैक्टर्स हो गया, कल्टीवेटर हो गया, हैरो हो गई, हल हो गए, देसी हल हो गए, ठीक है। तो उनके बारे में हम फार्म एंड मशीनरी में जानते हैं, ठीक है। ट्रैक्टर्स कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। 2 स्ट्रोक इंजन क्या होता है और 4 स्ट्रोक इंजन क्या होता है, डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, इन इंजनों के बारे में हम क्या है मशीनरी एंड पावर्स के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। और हमारा जो पांचवा जो हो गया हमारा, वो होता है ह्यूमन्स वैल्यू एंड एथिक्स। ह्यूमन्स वैल्यूज एंड एथिक्स, मानव के नैतिक और अमूल्य बातें, ठीक है। तो हमें एक नागरिक की, एक व्यक्ति की नैतिक बातों के बारे में जानना है कि हमें उसके लिए क्या नैतिक है, जैसे कि उसकी सत्य है, उसकी सफलता के रहस्य, ठीक है, सहिष्णुता के बारे में। तो इन सभी नैतिक चीज़ों को क्या है हमें पढ़ना है उसमें, ये बहुत ही ईजी है। पर इसमें एक बात बताऊँ मैं, जो एथिक्स वाला सब्जेक्ट जो होता है वो हमारा 100 नंबर का होता है पूरा। तो उसमें हमें क्या आती है, ये इसमें काफ़ी मेहनत करनी होती है। मेहनत तो वैसे नहीं करनी होती, क्योंकि हमें सिलेबस जब पढ़ोगे तो आपको मोटा मोटा पढ़ोगे तो आप वैसे ही लिख दोगे। पर ये हमारा 70 नंबर का होता है, इसमें कोई प्रैक्टिकल वाइवा नहीं होता है, ठीक है। तो इससे हाँ, इसमें नहीं सोचा कि हमें ये इसमें पूरे नंबर 50 नंबर का ही पेपर होगा। तो इसमें थोड़ी मेहनत, इसमें क्या है आंसर राइटिंग करनी होगी जल्दी से जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लिख के देख सके। तो मैं आपको जितना पढ़ाऊंगा इसमें उतना आप उतना ही पढ़ लीजिए, ठीक है। जिस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा उसी तरीके से आप क्वेश्चन को लिखेंगे तो आपको और बेहतर रहेगा, ठीक है। अब हमारा आता है फंडामेंटल ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। फंडामेंटल ऑफ एनिमल हस्बेंड्री में हम क्या करते हैं, हम फंडामेंटल एनिमल हस्बेंड्री में हम पशुपालन जो भी पशुपालन है, पशुधन है, उनके बारे में क्या आता है, हम अध्ययन करते हैं कि हम उनकी गाय, भैंस, बकरियां, सुअर की नस्लों के बारे में जानते हैं, मुर्गी पालन के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। उनके चारे के बारे में अध्ययन करते हैं, उनके रहन सहन के बारे में अध्ययन करते हैं, उनको पहचानने के लिए उनको पशुपालन की व्यवस्था करते हैं, पशुपालन के लिए, ठीक है, इनका अध्ययन करते हैं। उनके लिए क्या न्यूट्रॉन चाहिए, क्या जरूरी है, ठीक है, इन सभी के बारे में हम पशुपालन में अध्ययन करते हैं, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री में। और ये एक चैप्टर हो गया हमारा
और एक सब्जेक्ट और आता है, वो थोड़ा टिपिकल है और हार्ड भी लगता है, ठीक है। तो वो कौन सा हो गया हमारा इंग्लिश। सभी को इंग्लिश से डर लगता है, क्योंकि जितने भी इंटर से एग्रीकल्चर करा होगा तो वहाँ पर भी अपनी क्या होता है, बहुत टाइम से इंग्लिश छूट जाती है। मतलब मैं मानता हूँ कि हाई स्कूल से क्या होती है, अपनी इंग्लिश छूट जाती है। तो इंग्लिश में एग्रीकल्चर के लोग जो होते हैं वो बहुत ही कमज़ोर होते हैं, तो आपको इंग्लिश समझने में थोड़ी दिक्कत रहेगी ना। तो एग्री ठीक है। तो इसमें मैं बताऊँ, इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है, पर 3 चैप्टर हैं वो आपके पास करने के लिए। और सब जब आपको यदि आपको इंग्लिश बेहतर बनाना है तो वोकैबुलरी को याद कीजिए। और वोकैबुलरी बेहतर करने से क्या होती है, आपकी इंग्लिश भी बेहतर हो जाएगी। तो इससे कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इसमें कुछ ही सब्जेक्ट हैं जो मैं आपको करा दूंगा, जैसे कि सोलिसिस नेम हो गए, एंटोनिम हो गए, और इनडायरेक्ट डायरेक्ट हो गए, स्पीशीज की हो गई, ठीक है। तो इन सभी के बारे में, टेंस के बारे में मैं थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ा दूंगा, जैसे कि आप घबराने वाली इसमें कोई बात नहीं है, ठीक है। तो अब मैं बात करूं कि फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमी। देखो ये चैप्टर बहुत ही मायने रखता है, ठीक है। एग्रीकल्चर इकोनॉमी, इकोनॉमी को जानना बहुत जरूरी है किसी भी सेक्टर में, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर में हो, चाहे और अधिक क्षेत्र में हो, या हम किसी भी क्षेत्र में हो, तो उसके बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में जरूर, इकोनॉमी के बारे में जरूर जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि इकोनॉमी हमें एक ऐसा बेहतर बनाता है कि अपने जो आसपास के जो एरिया है, या जो पूरी कंट्री का एरिया है, उसमें जो हम उत्पादन करते हैं उसको किस तरीके से बाज़ारों में बेचा जाए, बाज़ारों की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। उनके लिए जो हमारे श्रम हैं, मजदूर हैं, किस तरीके से उपयोग की जाएगी, किस तरीके की बेरोजगारी है, ठीक है। तो कृषि क्षेत्र में किस तरीके की बेरोजगारी है, कृषि क्षेत्र में इकोनॉमी का क्या प्रभाव है, कृषि क्षेत्र क्यों पिछड़ा है, ठीक है। इसके लिए इकोनॉमी में सरकार क्या योजना बना रही है, तो सब इकोनॉमी के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। बाजार के बारे में, हमें जो हम उत्पादन कर रहे हैं एग्रीकल्चर, ठीक है, क्षेत्र में, तो उनको हम किस तरीके से बेचें, ठीक है। तो ये सब हम एग्रीकल्चर में ही पढ़ेंगे। उसके मूल अमूल के बारे में भी पढ़ेंगे, कुछ उत्पादन के बारे में, पूंजी हो गई, मूल्य हो गया, मांग हो गई, डिमांड हो गई, ठीक है। इन सभी के बारे में हम इकोनॉमी में पढ़ेंगे। तो हमारा जो इकोनॉमी हो गई, और मैं बात करूं हमारा कौन सा हो गया, एक हमारा चैप्टर रह गया, हमारे एक चैप्टर रह गया, कौन सा, इंट्रोडक्टरी एग्री क्लाइमेट मेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इंट्रोडक्टरी एग्री मेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इसमें हमें क्या होता है, पूर्व अनुमान, मौसम पूर्व अनुमान के बारे में, ठीक है, जलवायु पूर्व अनुमान, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम मौसम की के बारे में जानकारी लेते हैं, ठीक है। मौसम के बारे में मैं बात करूं, तो जैसे कि आप जानते हो कि मौसम है कि आगे की जो हमें मौसम जानकारी जो देती है किस तरीके से देता है, ठीक है। उसके बारे में, वेदर के बारे में जानेंगे कि मौसम, और जो मौसम जो बनती हैं, जो बारिश होती है, वो किस तरीके से, किस मानसूनों की वजह से होती है, ये कहाँ से मानसूनी धाराएं उठती हैं जो हमारे इस एरियाज में वर्षा होती है। जैसे कि भारत के अंदर जो हिंद महासागर से उड़ने वाली, ठीक है, जो हमें हिंद महासागर से उड़ने वाली ये पूर्वांचल में कैसी वर्षा करती हैं, ठीक है। और जो जो और कुछ भूमध्य सागर से उड़ने वाली जो उत्तरी भारत की ओर हमारी होती वर्षा करती हैं आते समय, जब साइबेरियन सागर से उड़ने वाली जो मानसूनें आती हैं वो कहाँ वर्षा करती हैं। तो इन इन सभी के बारे में हमें क्या है, पढ़ना होता है। क्लाइमेट चेंज के बारे में, यदि मौसम परिवर्तन हो रहा है तो हमें फसलों को, कौन सी फसलों को उगाना चाहिए, ठीक है। उसकी क्रॉपों के बारे में जानना है, ऋतुओं के बारे में जानना है, ठीक है। किस ऋतु में कौन सी फसलों को बोना है, तो ये हमें क्लाइमेट चेंज के बारे में जानना है, जानेंगे, ठीक है। तो आइयो, तो जो हो गया आज का हमारा जो एग्रीकल्चर का फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस हो गया। तो मैं कल से अपनी क्लास को शुरू करूँगा। अभी कुछ प्रॉब्लम चल रही है लैब रिकॉर्डिंग पे, क्योंकि वॉइस रिकॉर्डिंग में थोड़ी सी बफरिंग आ रही है, तो मैं अभी लैब क्लास नहीं ले पाऊँगा, ठीक है। तो आपको कुछ टाइम रिकॉर्डेड ही वीडियोस मिलेंगी, ठीक है। तो आप जिस किसी को सिलेबस उतारना है वो सिलेबस को उतार ले, और कल से मैं सिलेबस को लिख ले या स्क्रीनशॉट मार ले, स्क्रीनशॉट
ले ले आप सभी को।